नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर अभी बाकी है और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। हरियाणा चुनाव में बटेंगे तो कटेंगे वाला एजेंडा सीएम योगी आदित्यनाथ ने सेट कर दिया और इस नारे का चमत्कारी परिणाम सबके सामने आया। हरियाणा में प्रचंड जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के लिए भी बटेंगे तो कटेंगे वाला एजेंडा सेट कर दिया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या महाराष्ट्र में बटेंगे तो कटेंगे वाला फॉर्मूला कामयाब होगा? आइए देखते हैं रिपोर्ट। अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान की सियासत में एक ऐसी शख्सियत जो रात दिन सुबह शाम राजनीति को जीते हैं। नरेंद्र मोदी राजनीति के बारे में सोचते हैं और ये वानगी हमें हरियाणा चुनाव के परिणामों के बाद दिखी। हरियाणा चुनाव जीते अभी 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी से महाराष्ट्र और झारखंड का चुनावी एजेंडा सेट कर दिया। पीएम मोदी ने बटेंगे तो कटेंगे का नारा देकर हिंदू समाज को एकजुट करने का ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, जिसकी काट कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष के पास नहीं है और पूरा विपक्ष इसमें उलझ जाएगा। नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि जब मुस्लिम जातियों की बात आती है तो कांग्रेस के मुंह पर ताले लग जाते हैं, लेकिन ये जब हिंदू की बात करेंगे तो सिर्फ चर्चा हिंदुओं को बांटने उनकी जातियों की करते हैं। इसलिए हम बटेंगे तो कटेंगे। मुस्लिम जातियों की बात आते ही कांग्रेस के नेता पर मुंह पर ताला लगाकर बैठ जाते हैं, लेकिन जब भी हिंदू समाज की बात आती है तो कांग्रेस उनकी चर्चा जाति से ही शुरू करती है। कांग्रेस की नीति है हिंदुओं की एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाओ। कांग्रेस जानती है कि जितना हिंदू बटेगा उतना ही उसका फायदा होगा। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा चुनाव के दौरान 5 अक्टूबर को ही महाराष्ट्र के दौरे का एजेंडा सेट कर दिया था कि अब की बार बीजेपी महाराष्ट्र में हिंदुओं को एकजुट करने के प्लान पर आगे मैदान में उतरेगी। कांग्रेस जानती है कि उसका वोट बैंक तो एक रहेगा, लेकिन बाकी लोग आसानी से बढ़ जाएंगे, टुकड़े हो जाएंगे। हमें याद रखना है, अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा में हिंदू वोट बैंक का ध्रुवीकरण करने के लिए बटेंगे तो कटेंगे का एजेंडा सेट किया था, जो लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हुआ। उन्होंने जिन सीटों पर रैलियां की, प्रचार किया, उन सीटों पर बीजेपी का अच्छा प्रदर्शन रहा। सीएम योगी ने जिन 14 सीटों पर चुनाव प्रचार किया, उनमें से 9 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई। राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर ओवैसी ने पलटवार किया। ओवैसी ने कहा कि सीएम योगी समाज को विभाजित कर रहे हैं, लेकिन ओवैसी का पलटवार भी बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित हुआ। और भारत को बांग्लादेश से वो क्यों कंपेयर कर रहे हैं, और क्या वो ये कहना चाह रहे हैं कि भारत की जनता देश की वफादार ना रहे बल्कि मोदी की वफादार रहे?
तो उनके मुंह से जब इतने सब अनाप शनाप बातें निकलती हैं तो फिर वो तो कुछ और ही बात कर रहे हैं। तो बांटेंगे तो कटेंगे, भाई आप ही तो बांट रहे हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव के परिणाम महाराष्ट्र में बीजेपी को बूस्टर देगा। तमाम बाधाओं के बावजूद बीजेपी ने हरियाणा में हैट्रिक लगा ली और अब महाराष्ट्र इकाई को भी भरोसा है कि उनकी पार्टी यहां पर भी सत्ता में वापसी करेगी। हरियाणा में चुनाव प्रचार के दौरान सीएम योगी ने अपने भाषणों में लगातार हिंदुओं को एकजुट करने का अभियान चलाया और योगी के इसी अभियान के सहारे बीजेपी महाराष्ट्र फतेह करने की तैयारी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। उधर हरियाणा में करारी हार मिलने के बाद कांग्रेस आत्ममंथन कर रही है। 70 सीट जीतने का दम भरने वाली कांग्रेस 37 पर सिमट गई। पार्टी नेताओं का ओवर कॉन्फिडेंस और गुटबाजी उन्हें ले डूबी। अब हरियाणा में हार का इंपैक्ट महाराष्ट्र, झारखंड, दिल्ली में देखने को मिलेगा। कांग्रेस हरियाणा वाली गलती महाराष्ट्र में नहीं करेगी। इसके अलावा सहयोगियों को साथ लेकर चलने की कोशिश करेगी। हरियाणा में अगर कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी का साथ लिया होता, गठबंधन किया होता, तो नतीजे कुछ और होते। आज हरियाणा में झूठ की गुट्टी पर विकास की गारंटी भारी पड़ी। जिन मशीनों की बैटरीज 99% थी, उन मशीनों में नतीजा एक आया, हमें हराने वाला नतीजा आया। लोकतंत्र की हार हुई है और तंत्र की जीत हुई है। चुनाव में आपकी जीत हजार गलतियों को ढक लेती है, जबकि हार आपकी कड़ी मेहनत पर सैकड़ों सवाल खड़े करती है। हरियाणा में चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंकी, जाटों, किसानों और पहलवानों तक को जोड़ लिया, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस और घमंड उसे ले डूबा। अब कांग्रेस महाराष्ट्र में भी बैकफुट पर नजर आएगी। तो अगर इनकी जलेबी बाकी हिंदुस्तान में जाएगी, बाकी दुनिया में जाएगी, तो शायद उनकी फैक्ट्री में एक दिन 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 लोग काम कर सके। चुनाव प्रचार में हुड्डा फैमिली पूरी तरीके से हावी रही। कुमारी सैलजा समेत कई बड़े नेताओं को उतनी तवज्जो नहीं मिली। गुटबाजी और बड़बोलेपन की वजह से पार्टी 37 सीटों पर सिमट गई। करारी हार के बाद कांग्रेस नेताओं में सिर्फ फटोवल वाली स्थिति है। तंत्र एक अलग चीज होती है, तंत्र का कितना रोल है इसकी जांच करेंगे हम, क्योंकि बहुत सारी सीटें थोड़ी थोड़ी वोटों से आ रहे हैं, थोड़ी थोड़ी वोटों से आ रहे हैं और कई जगह से शिकायतें भी मिली हैं। कहीं बैटरी की शिकायत मिली है, कोई मिली है, और जिस प्रकार से लोडिंग हुई है, मतलब डिले वो हुई है, उसके हिसाब से भी है। लेकिन नहीं आओ, वो हमारे जो है AICC वाले इलेक्शन कमीशन में मिलेंगे, सारी बात कहेंगे, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं। नए सिरे से आगे सोचना होगा, क्योंकि जो ये अभी चल रहा है बिजनेस एज यूजुअल, ऐसा तो नहीं चलेगा। कहाँ हमारी कमियां रही हैं, क्या कमियां रही हैं, इसके बारे में देखना होगा। कौन जिम्मेवार रहे, पार्टी को किस तरह से स्टेट में सींचा नहीं गया, तालमेल नहीं रखा गया, जो कौन लोग हैं जो जिम्मेवार थे सबको साथ लेकर चलने के और पार्टी को एक दिखाने के और सबको बैलेंस आउट करने के, वो भी बातें हैं। अब हरियाणा चुनाव का इम्पैक्ट देखिए। एग्जिट पोल उलट जैसे ही नतीजों ने पलटी मारी, विपक्षी नेता भी पलट गए। बीजेपी को छोड़कर इंडिया गठबंधन के नेता भी कांग्रेस को भर भर कर कोसने लगे। आम आदमी पार्टी, शिवसेना आरोप लगा रही है कि कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से हरियाणा में हार गई। घमंड में चूर कांग्रेस ने सहयोगी पार्टियों को तवज्जो नहीं दी। शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने आरोप लगाया कि अगर हरियाणा में कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी और आप के साथ गठबंधन किया होता तो आज तस्वीर कुछ अलग होती। हरियाणा में कांग्रेस की हार का इम्पैक्ट ये हुआ कि कांग्रेस का ओवर कॉन्फिडेंस फिर से जमीन पर आ गया। अब इंडिया गठबंधन की सहयोगी पार्टियां कांग्रेस पर हावी होती नजर आ रही हैं। अब आपको दिखाएंगे हरियाणा चुनाव में कांग्रेस की हार का महाराष्ट्र के विधानसभा, दिल्ली विधानसभा, झारखंड विधानसभा और यूपी के विधानसभा उपचुनाव पर क्या असर दिखेगा। लेकिन पहले आप ये देखिए कि अगले 6 महीने में किन किन राज्यों में
चुनाव होने हैं। महाराष्ट्र में नवंबर से पहले विधानसभा चुनाव होना है। झारखंड विधानसभा का कार्यकाल भी 5 जनवरी यानी दिसंबर तक चुनाव होगा। वहीं अगले साल फरवरी से पहले दिल्ली में भी विधानसभा चुनाव होना है। इसके अलावा यूपी समेत 6 राज्यों में 28 सीटों पर उपचुनाव होना है। हरियाणा चुनाव का इम्पैक्ट सबसे ज्यादा महाराष्ट्र और झारखंड, दिल्ली के चुनाव में दिखेगा। कांग्रेस अब फूंक फूंक कर कदम रखेगी। हरियाणा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस एक बार फिर से बैकफुट पर है। कांग्रेस के नेता अब दूसरे राज्यों में बड़बोलेपन और घमंड दिखाने से बचेंगे। कांग्रेस हरियाणा वाली गलती महाराष्ट्र और झारखंड में नहीं दोहराएगी और दूसरी ओर महाराष्ट्र झारखंड में सहयोगी दल कांग्रेस पर हावी होते नजर आएंगे। न चाहते हुए भी कांग्रेस को अपने सहयोगी दलों की बात माननी पड़ेगी। हरियाणा में कांग्रेस की हार के बाद दिल्ली में आम आदमी पार्टी सतर्क हो गई है। यूपी में बिना कांग्रेस की सलाह से समाजवादी पार्टी ने उपचुनाव में उम्मीदवार घोषित कर दिए और दूसरी ओर हरियाणा में कांग्रेस के हारते ही महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव गुट हावी होने लगा है। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने वाली कांग्रेस की स्थिति महाविकास आघाड़ी के सीट बंटवारों में कमजोर होगी। तो उनको जाओ हरियाणा में बैठो, जैसे कि आपकी वजह से चुनाव जीता है वहां। महाराष्ट्र की बात अलग है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे है, महाराष्ट्र में शरद पवार साहब है। ये एकनाथ शिंदे को भूलना नहीं चाहिए। जो वहां हो गया हरियाणा में, हरियाणा की बात हरियाणा तक रहेगी, महाराष्ट्र की बात महाराष्ट्र में रहेगी। यहां आप कुछ भी करिए, आप जीतने वाले नहीं है। यहां हमारी आघाड़ी है, हम एक साथ है, एक साथ रहेंगे और चुनाव जीतेंगे। महाराष्ट्र में विधानसभा की कुल 288 सीटें हैं और जिसमें शिवसेना यूबीटी सबसे अधिक सीट जा रही है, जबकि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन किया था। लोकसभा की 48 सीटों में से शिवसेना 21 सीटों पर लड़ी और सिर्फ 9 पर जीत मिली और दूसरी ओर कांग्रेस ने 17 में से 13 पर जीत दर्ज की। एनसीपी शरद पवार ने 10 में से 8 सीटों पर जीत दर्ज की थी। लोकसभा चुनाव की रिजल्ट के लिहाज से कांग्रेस विधानसभा में ज्यादा सीट मांग रही थी, लेकिन शिवसेना यूबीटी इसके लिए तैयार नहीं। हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव की वजह से अब महाआघाड़ी गठबंधन के बीच सीटों का बंटवारा अटका हुआ है। हरियाणा में मिली हार का असर अब महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव पर दिखेगा। अब कांग्रेस को शिवसेना और एनसीपी के सामने सीट बंटवारे में झुकना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। हरियाणा इंपैक्ट के बाद अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में करीब 10 साल बाद विधानसभा चुनाव हुआ। धारा 370 हटने के बाद राज्य में पहला चुनाव था। उमर अब्दुल्ला की अगुवाई में नेशनल कॉन्फ्रेंस को चुनाव में शानदार कामयाबी मिली, लेकिन सवाल यह है कि क्या उमर अब्दुल्ला जनता से किए अपने वादों को पूरा कर पाएंगे, अपने मुताबिक सरकार चला पाएंगे? क्योंकि जम्मू कश्मीर अब पूर्ण राज्य नहीं है बल्कि केंद्र शासित राज्य है और बिना एलजी की इजाजत यहां सरकार कोई भी फैसला खुद नहीं ले पाएगी। जम्मू कश्मीर में शानदार जीत के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस उत्साह से लबरेज है। घाटी में पार्टी कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। उमर अब्दुल्ला की अगुवाई में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कश्मीर घाटी में करीब क्लीन स्वीप कर दिया है। 10 साल बाद हुए चुनाव में मिली प्रचंड जीत से पार्टी कार्यकर्ता बेहद खुश हैं। उमर अब्दुल्ला की अगुवाई में जल्द ही नई सरकार बनेगी, लेकिन सवाल ये है कि क्या उमर जनता से किए वादे पूरे कर पाएंगे? क्या जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिला पाएंगे? जो सीनियर मिनिस्टर हैं उन्होंने बार बार कहा है कि जम्मू कश्मीर में ये 3 कदम लिए जाएंगे। पहले डिलिमिटेशन, फिर इलेक्शन, फिर स्टेटहुड। अब डिलिमिटेशन भी हो गया, इलेक्शन भी हो गए, अब स्टेटहुड रह गया है। तो यहाँ हुकूमत बनते ही मैं तो ये उम्मीद करूँगा कि कैबिनेट का पहला फैसला ये होगा कि वो एक रेजोल्यूशन कैबिनेट की तरफ से पास करें कि मरकज़ को अब जम्मू कश्मीर में रियासत का दर्जा देना चाहिए और वो रेजोल्यूशन लेके वज़ीर आज़म साहब को पेश किया जाए। चुनाव में मिली जीत के बाद उमर अब्दुल्ला के सुर बदले नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि केंद्र के साथ मिलकर काम करेंगे, लेकिन अपनी मांगों को लेकर वो अभी भी मुखर हैं। जम्मू कश्मीर को फिर से पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने और आर्टिकल 370 को बहाल करने समेत उमर ने कई बड़े वादे किए हैं, जिन्हें पूरा करना संभव नहीं दिख रहा, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर पूर्ण राज्य नहीं है।
मैं कहता हूं मैं सबका शुक्रगुजार कि लोगों ने इलेक्शन में हिस्सा लिया और बड़ी आजादी से लिया, और अल्लाह का शुक्र है नतीजे आपके सामने हैं। उमर अब्दुल्ला ने अपना घोषणा पत्र राजनीतिक दस्तावेज बताया था और कहा था कि ये जम्मू कश्मीर को दोबारा सम्मान दिलाने का रोड मैप है जो पीढ़ियों से हमारी आधारशिला रही है। आइए पहले आपको दिखाते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर की जनता से क्या वादे किए। अनुच्छेद 370 और 35A को फिर से बहाल करेंगे। पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल कराने की कोशिश करेंगे। विशेष दर्जा छीनने के केंद्र के फैसले के खिलाफ प्रस्ताव पारित करेंगे। 5 अगस्त 2019 के बाद लागू कानूनों को निरस्त करेंगे जो जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को प्रभावित करते हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों की जमीन और रोजगार के अधिकारों की रक्षा करेंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। जेलों में बंद कैदियों की रिहाई के लिए प्रयास करेंगे। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों की महिलाओं को हर महीने 5,000 रुपए देंगे। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को हर साल मुफ्त में 12 सिलेंडर देंगे। वृद्धावस्था और विधवा पेंशन को बढ़ाकर 3,000 रुपए करेंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि जहां जहां से हमें समर्थन हासिल हो सकता है जम्मू से, हम वहां से लेंगे। अच्छी बात यह है कि कम से कम जम्मू से एक उम्मीदवार जीता है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की बदौलत। उन्होंने बीजेपी के सदर को वहां से जो है हराया है। मैं मानता हूं कि इस मैंडेट में हमें बहुत एहतियात करना होगा कि जम्मू के लोगों को ये नहीं लगना चाहिए कि उनका इस हुकूमत में कोई आवाज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप किया है। कांग्रेस का और एनसी का तो खाता भी नहीं खुला। इसीलिए मुझे लगता है कि इधर का प्रतिनिधित्व तो भारतीय जनता पार्टी ही विधानसभा में करेगी। भारतीय जनता पार्टी के जीते हुए विधायक जम्मू कश्मीर असेंबली में पूरी ताकत के साथ काम करेंगे और जनता की बुलंद आवाज बन के जनता के हितों की रक्षा करेंगे। जनता की समस्याओं के समाधान के लिए विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर। आर्टिकल 370 की बहाली एनसी के लिए ख्वाब जैसा है। पूर्ण राज्य का दर्जा भी केंद्र की मोदी सरकार के हाथ में है। ये समझिए कि जम्मू कश्मीर सरकार पूरी तरह से उपराज्यपाल के इशारे पर काम कर पाएगी। बिना एलजी की परमिशन के सरकार कोई फैसला नहीं ले पाएगी। ऐसे में उमर अब्दुल्ला के बड़े बड़े वादे ख्याली पुलाव ही लग रहे हैं। AIMIM अध्यक्ष ओवैसी ने कहा है कि भले ही उमर अब्दुल्ला सरकार बना रहे हैं, लेकिन ऐसी सरकार का क्या फायदा। उनके मंत्री को दिल्ली जाने के लिए भी उपराज्यपाल की परमिशन लेनी पड़ेगी। 370 बीजेपी के लिए राष्ट्रीय मुद्दा रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र का जमकर विरोध भी हुआ। कश्मीरी पंडितों और जम्मू रीजन के हिंदू इसका विरोध कर रहे हैं। यानी उमर अब्दुल्ला के लिए सरकार चलाना और अपने वादों को पूरा करना टेढ़ी खीर साबित होगा।